हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीएटी, टीएटी और टेट की वीडियो मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने एसएसटी के कुछ टॉपिक आपके लिए दिए हैं एनसीईआरटी के। कभी आपने वो वीडियो आपने कभी नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देख ले। उसके अंदर हमने आपको 5 टॉपिक करा चुके हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री के। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएसटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी के हमने कुछ टॉपिक आपको डाले हैं इससे पहले हमारे वीडियो चैनल पर। तो कभी आपने वो चैनल हमारे वीडियो को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख ले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो छठा टॉपिक है दोस्तों, इसके अंदर हम एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक है जिसके बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है दोस्तों राज्य, राजा और प्राचीन गण राज्य। जैसा कि पहले थे कि राजा किस तरह हुआ करते थे, राजा किस तरह बनते थे, उस टाइम के राज्य किस तरह के थे, और प्राचीन गण राज्य की क्या प्रचनाएं थी, क्या उस टाइम पे वो किस तरह, उस तरह के गण राज्य किस तरह के हुआ करते थे उस टाइम के अंदर, प्राचीन टाइम के अंदर। थोड़ा हम उसके बारे में आज के टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य, राजा और प्राचीन गण राज्य। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कराकर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि पहले लोग जो थे दोस्तों, वो क्या करते थे, 3000 साल पहले कभी उनको राजा बनना है तो वो क्या करते थे, एक बड़े यज्ञ का आयोजन कराते थे और वो यज्ञ को कराकर वो अपने आप को राजा घोषित कर लेते थे। इसी का एक पार्ट है दोस्तों यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ करके एक उस टाइम पे राजा लोग किया करते थे। उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ये देखिए दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, जैसा जो अश्वमेध यज्ञ का दोस्तों एक ऐसा ही यज्ञ का आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ लिया जाता था। दोस्तों, क्या करते थे उस टाइम के अंदर, एक अश्वमेध जो यज्ञ है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता था कि राजा जो होता था, एक उसका एक घोड़ा वो स्वतंत्र एक छोड़ लिया करता था लोगों के बीच में विचारण के लिए, जैसा कि उसको छोड़ लिया करता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसा कि दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था दोस्तों, कि कभी एक राजा जो होता था वो क्या करता था, अपना घोड़ा छोड़ लिया करता था। उसकी जो ये सल्तनत होती थी उसके जहाँ पे वो रहा करता था, समझो वहाँ पे वो अपना यज्ञ करने से पहले अपना घोड़ा छोड़ लेता था। कभी किसी दूसरे शख्स ने उस घोड़े को रोक लिया या किसी दूसरे राजा ने कभी उस घोड़े को रोक लिया तो फिर उसको उस राजा से, यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़ना पड़ती थी। अगर उसने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे शक्तिशाली है, या ऐसा शक्तिशाली था। जैसा कभी किसी ने उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि भाई वो जो यज्ञ करने वाला जो शख्स है, राजा है, वो उससे ताकतवर है, बलवान है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता और ये यज्ञ विशिष्ट। 1 मिनट दोस्तों। जैसा कि दोस्तों उसके बाद क्या होता, उन राजाओं को यज्ञ के अंदर आमंत्रित किया जाता था। और इसी के साथ दोस्तों ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। दोस्तों, जो यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों, इसको एक पुरोहित जो उस टाइम के जो भी पंडित वगैरह हुआ करते थे, पुरोहित लोग हुआ करते थे, उसको वो संपन्न कराया करते थे। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। जैसा कि यज्ञ कराने के बदले में उनको उपहार दिया जाते थे, इनाम दिया जाता था, गिफ्ट दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जैसे कि दोस्तों अश्वमेध जो यज्ञ करने वाला जो था दोस्तों राजा, उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के लिए उपहार लाते थे। जैसा कि दोस्तों जो मैं जितने भी पॉइंट आपको, जितने भी हम लाइनें पढ़ रहे हैं दोस्तों, और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसएसटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, एनसीईआरटी की लाइनें उठाकर उसमें पूछी जाती है पेपर के अंदर। क्या एक पैराग्राफ का जो कोई चैप्टर है, समझो कुछ, वो एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में की कुछ लाइनें उठाकर वो पेपर के अंदर पूछ लेते हैं, एसएसटी के अंदर, सीईटी के पेपर के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपको 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे ये इस टॉपिक से। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिए। तो दोस्तों कहाँ थे हम,
आमंत्रित राजाओं को, जैसा कि दोस्तों यज्ञ के लिए जिनको आमंत्रित किया जाता था, जो राजाओं को वो राजा के लिए उपहार लाते थे, सभी देखिए तो इसमें इनमें सभी इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता है। जैसा कि दोस्तों जब वो यज्ञ करता था तो उसका जो स्थान होता था दोस्तों, वो एक मुख्य स्थान होता था। ये उसे राज सिंहासन पे या बाघ की खाल पर एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राजा जो यज्ञ करने वाला जो होता था दोस्तों, उसको एक तो सिंहासन पे बिठाते थे, नहीं तो फिर एक बाघ की खाल पर एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राजा उपहार पुरोहित पवित्र जल, जैसा कि दोस्तों राजा के ऊपर नहीं गया, राजा के ऊपर, एक मिनट दोस्तों, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव भी साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। जैसा कि दोस्तों क्या करते थे, पुरोहित लोग जो थे दोस्तों, वो पवित्र जल का छिड़काव राजा के ऊपर करते थे। इसके साथ उसको फिर अलग अलग मंत्र वगैरह भी उनके साथ वो पढ़ा करते थे, अनुष्ठान भी वो किया करते थे राजा के ऊपर। वेश और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जैसा कि दोस्तों उस टाइम के जो वैश्य लोग थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे। इन्हें पुरोहित शूद्र, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। जैसा कि दोस्तों पुरोहित लोग जो थे उस टाइम के, जैसा कि जो पूजा पाठ या वगैरह पूजा पाठ कराते थे, वो लोग कभी शूद्र लोगों को कोई इसके अंदर भागीदारी नहीं थी उनकी, शूद्र लोगों की, बल्कि उनको बुलाया भी नहीं जाता था कोई यज्ञ के अंदर, ना कोई प्रोग्राम के अंदर। जो भी उस टाइम के अंदर किए जाते थे, यज्ञ हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर शूद्र लोगों को मना था आने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा आगे देखते हैं, एक मिनट। तो आप देखिए दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत मशहूर है वर्ण व्यवस्था। इसके बारे में हम थोड़ा समझ ले पहले, कुछ लोग जानते होंगे तो वो डबल से जान ले, जो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के ताल्लुक इससे ये जो हम आपको समझा रहे हैं उससे आप समझ लीजिए। तो दोस्तों देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्णों के बारे में पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। जैसा कि दोस्तों 3000 साल पहले 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य और शूद्र। जैसा कि 4 वर्ग थे दोस्तों, पहला कौन सा था, ब्राह्मण, शास्त्रीय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना था। जैसा कि दोस्तों ब्राह्मणों का काम क्या था, अध्ययन करना, अध्यापन करना, और वेदों का जैसा कि अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, लोगों तक पहुंचाना, ये काम किसका था, ब्राह्मणों का था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। जैसा कि ब्राह्मण लोगों को इसके लिए फिर उपहार मिलता था। शास्त्रियों का काम युद्ध करना था। जो शास्त्रीय, जो चौथा, जो दूसरा जो वर्ग था दोस्तों शास्त्रीय, उसका जो है दोस्तों काम था लोगों युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, उसका काम था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार करना। वैश्य जो लोग थे दोस्तों, वो काम क्या करते थे, जो राजा के लिए जो उपहार लाते थे, जैसा वैश्य लोग थे दोस्तों, तो वो क्या क्या करते थे, खेती करते थे, पशुपालन और व्यापार किया करते थे। शूद्र का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। दोस्तों शूद्र का काम क्या था, साफ सफाई करना, इनकी सेवा करना, इनके जो भी काम हैं तो वो काम इनके सुपुत्र में थे, किनके, शूद्र लोगों के। ये इस तरह हमने वर्ण के बारे में समझा। अब इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए आपको, हमें भी पता नहीं ना आपको भी पता नहीं, क्योंकि ऐसे सीईटी के अंदर हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। इसी के साथ दोस्तों जनपद के बारे में हम देखते हैं। महायज्ञ को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जैसा कि दोस्तों जैसा कि जो बड़े बड़े यज्ञ करा देते थे, महान यज्ञ करा देते, यज्ञ कराने वाले राजा नहीं क्या होगा दोस्तों, अब जन के राजा नहीं बल्कि लोगों के राजा ना होकर अब वो जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जैसा कि दोस्तों जो बड़े बड़े यज्ञ करा देते, महान यज्ञ कराने वाले राजाओं ने क्या करा, अब वो जन के राजा नहीं बल्कि भाई सिर्फ लोगों के राजा नहीं, बल्कि जहाँ पर लोग रह रहे, उनकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हर चीज़ पर उनका इख्तियार, उनकी हुकूमत होने लगी। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जनपद कहते हैं। जैसा कि जनपद जहाँ रहते थे, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ जन रहते हैं, जैसे जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। तो इसके साथ थोड़ा हम नीचे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है इसके अंदर हम ये देखते हैं। कर, जैसा कि दोस्तों महाजनपदों के राजा अब विशाल किले बना लेते थे। जैसा कि दोस्तों आप पहले तो राजा यज्ञ के जरिए तो अपने आप को राजा घोषित कर लेते थे।
फिर उसके बाद दोस्तों फिर वो जन के राजा ना होकर आप जनपद के राजा कहलाए जाने लगे। फिर आप वो फिर आप जनपद बोले तो आप वो पूरी रियासत ही उनके इसमें आ गई ना, ताबे में ज़मीन जायदाद जितना भी एरिया है समझो जनपद का, वो सारा उनके इख्तियार में ताबे में आ गया। तो फिर उसके बाद उनको क्या उनके इख्तियार में आ गया, जैसा कि उनके अंडर में आ गया पूरा जो एरिया था जनपद का रहने का, जन का जो रहने का एरिया था, समझो खेती बाड़ी पहाड़ समंदर जितने भी इलाके थे वो सब राजा के कंट्रोल में आ गए। तो फिर आप उसको उसके बाद उनको फिर दोस्तों उसकी फिर हिफाजत करने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए, तो फिर जैसे सैनिक चाहिए, फिर हथियार चाहिए, तो फिर उसके वो क्या करते थे, उसके लिए वो लोगों उसका जो इंतज़ाम करने के लिए वो क्या करते थे, लोगों से कर की वसूली करते थे, टैक्स लिया करते थे। अब वो टैक्स की वसूली किस तरह करते थे, क्या करते थे, थोड़ा हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, जैसा कि वो लोग विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेनाएं रखते थे। फिर वो बड़ी सेनाएं भी रखते थे, लिए इसलिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जैसा कि फिर इसके लिए उनको संसाधनों की, जैसा किले बनाने के लिए, सेना रखने के लिए और उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उनको संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। फिर उसके लिए उनको कर्मचारियों की, जैसा कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है तो उसके लिए उनको फिर कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर उनको जैसा कि उनकी एक राजा बन गया, फिर ऊपर से वो सेनाएं रखने लगा, फिर बाद में फिर उसको फिर इतना बड़ा साम्राज्य संभालने के लिए कर्मचारी लगने लगे। फिर वो कर्मचारियों की पेमेंट, फिर वो सेना की पेमेंट, तो इसके वास्ते फिर वो कहाँ से देना, तो फिर उन्होंने क्या करे, उसके लिए उन्होंने फिर उस लोगों पर कर लगाना शुरू कर लिए थे, टैक्स लगाना शुरू कर लिए थे। अब वो टैक्स व्यवस्था किस तरह थी, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फसलों पर लगाए गए कर, जैसे कि फसलों पर लगाते थे, फसलों पर टैक्स था। कारीगरों पर लगाए गए कर पर वो कारीगरों से भी लगाए गए कर को वसूल किया करते थे। पशुपालकों को भी कर देना, पशुपालक और जानवर या उनके उत्पादन के रूप में देना पड़ता था। जैसा कि दोस्तों पशुपालक जो थे उस टाइम के खाटे खास संग्रह जो लोग थे, पशुपालक करते थे, जैसा कि व्यापार क्या करते थे, उनको जानवर के रूप में कर देना पड़ता था। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं, तीसरा चौथा कर क्या देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान सामान पर कर देना पड़ता था। व्यापारी जो लोग होते थे, व्यापारी जो उस टाइम के बिजनेसमैन लोग जो हुआ करते थे, उनको सामान के रूप में कर देना पड़ता था। आखेट खास संग्रहों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देना पड़ती थी। जैसा कि उस टाइम के जो आखेट खास संग्रह थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो लोग थे, जैसे जंगलों में घूमने वाले जो लोग थे दोस्तों, उनको वस्तुएं जड़ी बूटी राजा को भेंट करना पड़ती थी, देना पड़ती थी कर के रूप में। इसी के साथ दोस्तों अब ये एनसीईआरटी के किताब में एक मगध राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में दिया गया है, थोड़ा हम उसको बारे में समझ लेते हैं। जनपद से ही ताल्लुक़ रखते हैं मगध का भी, तो हम इसके बारे में थोड़े समझेंगे मगध के बारे में। तो दोस्तों लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। जैसा कि दोस्तों 3000 साल पहले जब जनपद का आरंभ हुआ, उसके कई 200 सालों के भीतर ही महाजनपद जो था, जैसा कि मगध जो राज्य था दोस्तों, जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोम ने जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। जैसा कि मगध का जो इलाका था दोस्तों, वहाँ से सोम और गंगा और सोम जैसी नदियाँ बहा करती थी, जैसे वहाँ से निकला करती थी गंगा और सोम नदी। और दोस्तों मगध के अंदर आयात जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसा कि मगध की जो इलाका था दोस्तों, वहाँ पे आया, जैसा कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें लाया एक वहाँ से समुद्री रास्ते भी थे एक दूसरे को जाने के लिए, सफ़र करने के लिए बहुत से वहाँ पे आयात थी। फिर उसी तरह जल वितरण था, जैसा कि वहाँ का जो जल का जो था जल जो लोगों को जल भी अच्छी तरीके से वहाँ मिल जाया करता था, जाना किसी दूर इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पानी पीने के इस्तेमाल के लिए सब चीज़ें वहाँ पे मुहैया हो जाती थी मगध के अंदर। और उसी की तरह दोस्तों मगध का जो इलाका था, वहाँ की जो ज़मीन थी वो खेती करने के लिए उपजाऊ थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा जो था दोस्तों, वो जंगलों से भरा था। मगध से भी क्वेश्चन आया है दोस्तों पिछली बारी में, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से समझिए। इसके साथ दोस्तों इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे आयस की खदानें हैं। जैसा कि मगध का जो इलाका था तो वहाँ पे लोहे और आयस की
अयस्क की जो जो दोस्तों वहाँ पे खजानी थी मौजूदा, जैसा कि जो कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उस टाइम में उपयोग की जाती थी या उपयोग में आती थी। मगध के इलाके में जो लोग रहा करते थे वो लोहा अयस्क का जो है दोस्तों, अयस्क का जो है दोस्तों वो इस्तेमाल करते थे लोहा औजार हथियार बनाने के लिए। मगध में बहुत जैसा कि मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। मगध में बहुत शक्तिशाली शासक हुए। एक है बिंबिसार तथा अजातशत्रु। जैसा कि दोस्तों मगध के अंदर दो शक्तिशाली राजा गुजरे हैं। जैसा कि एक थे दोस्तों बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। जैसा कि दोस्तों मगध के जो राजा थे वहाँ के, तो वो क्या करते थे, अन्य जो जनपद थे जैसा कि उस टाइम के जो इलाके थे उसको जीतने के लिए वो हर संभवतः साधन अपनाते थे। हर हथियार वगैरह जो भी इस टाइम पे जंग लड़ने के लिए लगते थे, किसी भी टाइप की उनकी योजना हो उसको वो अपनाते थे मगध के। और इसी के साथ दोस्तों महाजनपद जैसा कि महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। जैसा कि मगध के अंदर महापद्मानंद जो थे दोस्तों एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला दिया था। जैसा कि तो महापद्मानंद जो महाराज गुजरे हैं उस टाइम के अंदर, राजा शासक गुजरे हैं मगध के अंदर, उन्होंने उनका जो एरिया था दोस्तों, उनका जो इलाका था उसको उन्होंने महाद्वीप के उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। इसी के साथ थोड़ा हम देखते हैं नीचे। इसी के साथ मगध के बारे में और कुछ पॉइंट दिए गए। बिहार, जैसा कि बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जैसा कि आज का जो राजगीर है दोस्तों, पहले जो उसको राजगृह बोला जाता था, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जिसको हम आज पटना कहते हैं, उसको राजधानी बनाया गया मगध की। जैसा कि दोस्तों इसी के साथ हम दोस्तों देख लेते हैं नीचे। इस तरह हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं हम थोड़ा तो हम देखते हैं नीचे। और मैडेसोनिया, जैसा कि मैडेडोनिया का जो राजा था दोस्तों सिकंदर, जो विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसने कई देशों को फतेह जैसा कि जीत लिया था। जैसा कि मिस्र और एशिया के कई राज्यों पर उसकी हुकूमत हो गई थी, हुकूमत करना शुरू कर लिया था। जैसा कि मैसेडोनिया का जो राजा था दोस्तों सिकंदर, जिसके बाद जैसा कि दोस्तों उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत चुका था। जीता हुआ भारतीय महाद्वीप में वेस नदी के किनारे तक पहुंच गया। जैसा कि दोस्तों सिकंदर जो था दोस्तों विश्व विजेता बनना चाहता था, उसने कई देशों को भी हासिल भी कर लिया था। पर वो उनको जीते जीते वो क्या हुआ दोस्तों, उनको हासिल करते करते वो भारत के महाद्वीप वेस नदी तक पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जैसा कि दोस्तों मगध की तरफ जब उसने सिकंदर ने कूच करना चाहा, जैसा कि उस तरफ उसने हमला करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वो इस बात से, जैसा कि दोस्तों वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। जैसा कि वो मगध के जो राजा थे या भारतीय जो सेनाएं थी वो बहुत शक्तिशाली थी उस टाइम के अंदर। तो सिकंदर के जो सिपाही थे वो बड़े भयभीत थे कि भाई इनके पास पैदल सेना भी है, रथ की सेना भी है, हाथियों की सेना भी है, बड़े बड़े हथियार है, औजार है। तो वो भयभीत होकर उन्होंने जंग नहीं लड़ी। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं विज राज्य के बारे में। थोड़ा हम विज राज्य के बारे में देखेंगे। पहले हमने मगध के बारे में देखा, अब विज के बारे में देखेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। विज राज्य के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था दोस्तों। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, कि समझ ही लिया हमने उसको, कि मगध एक जो है शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके करीब ही, उसके नज़दीक ही विज राज्य था। उसके नज़दीक ही दोस्तों विज राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। जैसा कि आज का जो हमारा बिहार है दोस्तों, उस टाइम पे वो विज की राजधानी हुआ करता था जी। ये यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे, जिसे गण या संघ कहा करते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। जैसा कि गण और संघ था दोस्तों, उसमें कई लोग शासक थे, बड़े बड़े राजा उसमें रहा करते थे गण और संघ में। और इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था या राजा हुआ करता था। इसमें का हर प्रत्येक व्यक्ति राजा हुआ करता था संघ और गण और संघ में का विज राज्य के अंदर। इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं।
ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। जैसा कि कोई भी काम हो दोस्तों, उसको एक साथ वो संपन्न किया करते थे विज राज्य के अंदर राजा लोग। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और विवाद के जरिए तय करते थे। जैसा कोई भी काम हो दोस्तों, वो कोई भी सभा हो, उसके अंदर वो बैठते थे, बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे, और कोई भी काम करना हो तो उसको वो तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए दोस्तों देखते हैं, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। जैसा कि शत्रु कभी आक्रमण कर रहा है तो उसको निपटने के लिए, जैसे विविध राज्य के अंदर अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, लेकिन सब वो एक साथ बैठते थे। फिर शत्रु से निपटने के लिए वो अपनी अपनी योजनाएं बनाते थे सब मिलकर। स्त्री और दास और कामगार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये बात को याद रखिए आप, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से ज़्यादा CAT के अंदर, SST के अंदर। क्या भाई विज राज्य के अंदर कौन से लोगों को सभाओं में बैठने की इजाज़त नहीं थी? तो उसके अंदर स्त्री थी, दास और कामगार जो लोग थे उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी उनकी सभाओं के अंदर। तो इस तरह दोस्तों हमने एक SST का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा। जैसा कि समझा दोस्तों का यहाँ इम्पोर्टेंट जो NCERT का टॉपिक था उसको आज हमने समझा। इसके बाद दोस्तों हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारा टॉपिक है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों बता लेता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा दोस्तों नए प्रश्न और नए विचार। इससे ताल्लुक से हमारा एक वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, ये टॉपिक से रहेगा हमारा। जैसा बुद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, जितने भी धर्मों के बारे में उनकी ये जो विचारधाराएं थी उसके बारे में हम थोड़ा अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने मगध के बारे में समझा, विज के बारे में समझा, मगध के बारे में समझा, विज राज्य के बारे में समझा, और दोस्तों जो कि और समझो सिकंदर के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, जनपद के बारे में देख लिया। इसी के साथ दोस्तों इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो 6 नंबर का जो टॉपिक था दोस्तों हमारा NCERT का, राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो के अंदर समझा। तो आपको कभी ये वीडियो सभी आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है दोस्तों। हमारी छोटी सी एक कोशिश को आप थोड़ा सपोर्ट दीजिए, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे काम के अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाए। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।